वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे टूल्स होते हैं जो हमें सर्वे रिसर्च में मदद करते हैं। अब सर्वे रिसर्च में हम बेसिकली एक लार्ज पॉपुलेशन से जब डाटा कलेक्ट करते हैं तब इसको हम कहते हैं सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के बारे में प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। सर्वे रिसर्च क्या होते हैं, इसके अलग अलग फेजेस क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारे चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है। आज के इस क्लास में सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और अलग अलग तरीके के सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, इंटरनेट सर्वे, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं और यहाँ पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर। इग्नो के एग्ज़ाम में आप लोगों को ये सारे जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा जाता है। ये चीज़ें सिंपल होती है लेकिन हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतना बेहतर ना होने के वजह से हम ज़्यादातर टाइम एग्जाम में ये सारे आंसर्स को भी गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर हो, यहाँ पर जो भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट है इनको थोड़ा बेहतर तरीके से हम समझ पाए। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। सर्वे इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक ऐसा टूल है जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है। जब भी हम कोई सर्वे रिसर्च करते हैं तो हमें रेस्पोंडेंट से, यानी कि जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उनसे हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उनसे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमें मदद करता है ये सारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके का सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हमारे रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का रिसर्च कर रहे हैं, कौन से लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर बेस करके हम सर्वे इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हैं। अब जब भी कोई एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट होगा उसको रिलायबल और वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें क्वालिटी चाहिए, अगर हमारे रिसर्च में हमें एक क्वालिटी रिसर्च चाहिए जहां पर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और भी बेहतर हो, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट को रिलायबल और वैलिड होना जरूरी है। एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर हम जितने बार भी हो सके हम रिसर्च कर ले वो सेम रिजल्ट ही हमें देगा। अगर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है तब हम इसको कहते हैं रिलायबल इंस्ट्रूमेंट। एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट को रिलायबल होना ज़रूरी है, तभी हमारा कंसिस्टेंसी बनी रहती है रिसर्च की और रिसर्च एक वैलिड रिसर्च बन जाता है। अब ये जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है ये रिलायबल तभी बनेगा जब हम हर बार इसको यूज करेंगे और हमें सेम इंफॉर्मेशन ही मिलती रहेगी। जब भी कोई एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट गलत होता है या फिर पुअरली वर्डेड होता है तब ये हमारे रिसर्च प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिसर्च का जो आउटकम होता है या फिर जो भी रिजल्ट आने वाला है इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इस वजह से सर्वे इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होना ज़रूरी है, तभी हमारा इंफॉर्मेशन बेहतर होगा, हमारा जो क्वालिटी ऑफ डाटा होगा वो भी और ज़्यादा एनहेंस होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। इस सर्वे इंस्ट्रूमेंट को सर्वे टेक्निक्स भी कहा जाता है और बहुत सारे बुक में इसी चीज को टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च भी कहा जाता है। लेकिन टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च थोड़ा अलग तरीके का टर्म है, इसको हम डायरेक्टली इसके साथ ना ही रिलेट करें तभी हमारे लिए सही होगा। इसको मेनली कहा जाता है टाइप्स ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा हम सर्वे रिसर्च करते हैं। यहाँ पर बेसिक मेनली 5 तरीके का सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज,
फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, इंटरनेट सर्वे, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अब एक एक करके ये जो सारे सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स है इनको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंट क्या है इसको हम थोड़ा डिफिनेशन देने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को ही ज़्यादा पूछा जाता है, और एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन में भी इसी के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। अब पहला है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज। यहां पर आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज। यहां पर जो क्वेश्चनरीज है वो प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, जो जिनसे भी रेस्पॉन्स कलेक्ट करना है उन तक क्वेश्चनरीज को पहुंचाया जाता है, और वो इंसान खुद उसको क्वेश्चन को पढ़ता है, पढ़ने के बाद खुद ही वो आंसर को देता है। इस तरीके का जब कोई इंस्ट्रूमेंट होगा इसको हम कहते हैं सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरी, यानी कि यहां पर क्वेश्चनरी होगा और जो जिसको रेस्पॉन्स करना है वो खुद ही क्वेश्चन को पढ़ेगा और वो खुद ही आंसर करेगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरी में रिसर्चर जाके क्वेश्चन को समझाएगा नहीं। यहां पर ना कि किस तरीके का रिजल्ट देना है, किस तरीके से आंसर करना है, ये सारी चीजें नहीं समझाएगा। यहां पर सिर्फ क्वेश्चन दे दिया जाएगा और वो रेस्पोंडेंट खुद ब खुद चीजों को आंसर करेंगे, खुद ब खुद ये जो क्वेश्चनरी है उसको फुलफिल करेंगे। ये जो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज है ये मेल के जरिए या फिर ऑन द साइट जाकर फिलअप कराई जाती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि इसको फिलअप करके दे दो। ये सारे भी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज हम कंप्यूटर में भी देखते हैं, क्लासरूम में भी इसके द्वारा हमें सर्वे रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर वेटिंग रूम में, ऑफिसेस में भी इस तरीके का क्वेश्चनरीज यूज किए जाते हैं और वहाँ पर लोग अपने खुद से क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज में वो है यहाँ पर जो भी रेस्पोंडेंट होता है वो ही क्वेश्चन को पढ़ता है और वो खुद ही इसको आंसर भी करता है। यहाँ पर बाहर के कोई आदमी उसको समझाता भी नहीं है और उसको कोई डायरेक्शन भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अब सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज का एडवांटेजेस क्या है? ये कन्वीनियंस है, यानी कि ये जो क्वेश्चनरीज है ये रेस्पोंडेंट तक पहुंच जाती है और रेस्पोंडेंट वो अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना भी टाइम लगा सकेगा उतना टाइम लगा के वो रेस्पॉन्स करता है, यानी कि ये कन्वीनियंस है। यहाँ पर रिसर्च जो भी रेस्पोंडेंट है वो अपने पेस के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से रेस्पॉन्स कर पाता है। यहाँ पर एनोनिमिटी भी बजाय रहती है, खासकर अगर कोई भी ऐसा सीक्रेट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई तो आपको गलती भी, दिक्कत भी झेल सकते हो। इस तरीके का अगर चीज़ें होती है तब ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपकी एनोनिमिटी बजाय रखने में मदद करता है। एनोनिमिटी यानी कि कौन रेस्पॉन्स कर रहा है ये वहाँ पर लिखा नहीं होता है, यानी कि आपका जो नाम है, आपका परिचय है वो अलग रखा जाता है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज में आपका आइडेंटिटी के बारे में पूछा नहीं जाता है नॉर्मली। यहाँ पर इस वजह से ऑनेस्ट रेस्पॉन्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को लोगों तक पहुंचाना है, रेस्पोंडेंट तक सिर्फ क्वेश्चन को पहुंचाना है और वो खुद ब खुद इसको आंसर करके बैक करके दे देंगे। आपको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी बैक करके दे सकते हैं या फिर आपको पेपर भी हैंड में आपको पकड़ा सकते हैं। इस तरीके से सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज में ये सारे एडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है। इसके एडवांटेजेस के साथ साथ हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलता है, जैसे लिमिटेड क्लैरिफिकेशन। जो भी रेस्पोंडेंट इसको फिलअप कर रहा है उसको बहुत बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो डिफिकल्टी फील कर रहा है क्वेश्चन समझने में, लेकिन फिर वो उसको आंसर करना है, यानी कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की भी कमी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। फिर यहाँ पर लो रेस्पॉन्स रेट भी हो सकता है क्योंकि जो भी इंसान फिलअप कर रहा है उसके पास कितना वक्त है
और वो फिलअप करना चाहता है कि नहीं चाहता है, इसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। इस वजह से ज़्यादातर टाइम लोग जो है इसको स्किप करके चले जाते हैं, क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा आंसर नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पर लो रेस्पॉन्स रेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट रेस्पॉन्स भी हमें देखने को मिलता है, खासकर जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में, कॉलेजेस में ये सारे चीज़ें कराई जाती है। आपने भी अगर कभी फिलअप किया होगा तो आपने खुद भी देखा होगा कि यहाँ पर रेस्पॉन्सेस इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं होता है। कोई नहीं चाहता है कि सर्वे के इतने सारे क्वेश्चंस वो फिलअप करे। इस वजह से इनकम्प्लीट आंसर भी होते हैं और इनएक्यूरेट रेस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू के बारे में। फेस टू फेस इंटरव्यू में कम से कम 2 इंसानों की ज़रूरत होती है। एक होता है जो रेस्पोंडेंट और दूसरा होता है इंटरव्यूई। यहाँ पर 2 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग जब आपस में आमने सामने बैठकर क्वेश्चन आंसर करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं एक दूसरे को, तब इसको हम कहते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है। अब फेस टू फेस इंटरव्यू के क्या एडवांटेजेस हैं? फेस टू फेस इंटरव्यू में हमें इन डेप्थ डाटा मिलता है। यहाँ पर जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट खास करके जब रिसर्च करता है या फिर कोई भी रेस्पोंडेंट को या फिर पेशेंट को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग फेस टू फेस इंटरव्यू में ही रहते हैं। यहाँ पर इन डेप्थ डाटा मिलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने का मौका हमें मिलता है। अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग चीज़ों को हमें देखकर यहाँ पर इन डेप्थ डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू में। यहाँ पर नॉन वर्बल क्यूज यानी कि लोगों के गेस्चर्स देखकर भी हम समझ सकते हैं कि वो इंसान किस तरीके का रेस्पॉन्स दे रहा है। लोगों के बॉडी लैंग्वेज, उनका रेस्पॉन्स करने का तरीका, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। इस वजह से फेस टू फेस इंटरव्यू में हम नॉन वर्बल क्यूज यानी कि लोगों के गेस्चर्स को देखते हैं। इस वजह से हमें इन डेप्थ डाटा मिलता है। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का चांसेस है। जैसे हमने सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनरीज में देखा है कि वहाँ पर क्लैरिफिकेशन के चांसेस नहीं है, लेकिन फेस टू फेस इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यूई क्वेश्चन पूछेगा वो बार बार क्लैरिफाई कर सकता है। अगर जो रेस्पोंडेंट है उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आई है तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको अलग अलग ढंग से क्वेश्चन को समझाया जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर हमें बेहतर क्लैरिफिकेशन मिलता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू की बात करें, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि यहाँ पर बहुत वक्त लगता है। जब भी कोई एक इंटरव्यू किया जाता है वो बहुत वक्त लगता है। इस वजह से अगर कभी लार्ज सैंपल साइज हो, यानी कि 1000, 2000, 10,000 इस तरीके का नंबर हो, बहुत सारे लोगों को अगर आपको इंटरव्यू करना हो फेस टू फेस इंटरव्यू, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ये बहुत टाइम भी लेता है। यहाँ पर इंटरव्यूअर बायस भी होता है, यानी कि जो भी इंसान रेस्पॉन्स करेगा, कौन से इंसान उसको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटरव्यूअर के साथ उस इंसान का रिलेशन किस तरीके का है, इसके ऊपर डिपेंड करके वो आंसर देगा। जैसे अगर एक ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय बैठा हो, वो जिस तरीके का बातें करेंगे, वहाँ पर जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर फॉर्मल आंसर, सही ढंग से आंसर देने की कोशिश की जाएगी एम्प्लॉय के द्वारा। यहाँ पर वही एम्प्लॉय अगर अपने दोस्त के साथ बैठा होगा तो उनका बातचीत अलग होगी, यानी कि यहाँ पर इंटरव्यूअर बायस हो सकता है। कौन से इंसान आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका रेपुटेशन किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है, जो बाद में आपके आंसर को भी, जो रेस्पोंडेंट है उसका आंसर को शेप कर सकते हैं। और ये बेसिकली कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, यहाँ पर एक सेटअप तैयार करना पड़ता है, और इंटरव्यूअर जो होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू में हम लोगों को से जब रेस्पॉन्स कलेक्ट किया जाता है, जब सर्वे रिसर्च किया जाता है, तो लोगों को टेलीफोन में ही सर्वे किया जाता है, यानी कि लोगों को कॉल किया जाता है और कॉल करके उनका रेस्पॉन्स को कलेक्ट किया जाता है और इसको इंटरप्रेट किया जाता है बाद में। और ये जो
टेलीफोनिक इंटरव्यू है ये इतना वाइडली आजकल यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जो बड़े बड़े जगह है जहाँ पर लोगों के साथ आमने सामने हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर टेलीफोन इंटरव्यूज बहुत हेल्पफुल बन जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल सर्वे में जहाँ पर डेवलप्ड रीजियंस है और अगर बहुत बड़े लोगों को सर्वे करना है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तब इस टाइप के केसेस में हम टेलीफोन इंटरव्यूज यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों से हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं और लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता है। अब ये टेलीफोन इंटरव्यू का एडवांटेज क्या है? ये वाइड रीच हमें देता है, यानी कि आप एक जगह पर बैठकर बहुत सारे लोगों से बात करते हो, बहुत दूर के ज्योग्राफिकल लोकेशन के जो भी लोग हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हो और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो रियल टाइम होता है, यानी कि आपके साथ आमने सामने बातें होती हैं, फेस टू फेस नहीं, टेलीफोन के जरिए एक दूसरे के साथ सेम टाइम पीरियड पर बातें होती है। यहाँ पर रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से बातचीत करके डाटा कलेक्ट करना इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जहाँ पर हमें ट्रैवल का एक्सपेंसेस को भी कम कर देता है। जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू में हमें ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग की कोई कॉस्ट नहीं होती है। ये टेलीफोन इंटरव्यू का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। यहाँ पर लिमिटेड नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि यहाँ पर हम रेस्पोंडेंट को नहीं देख सकते हैं, वो किस तरीके का उसका गेस्चर है, वो किस तरीके से बैठा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारे चीज़ें हमें टेलीफोन के जरिए पता नहीं चलता है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा लिमिटेड चीज़ें, इंफॉर्मेशन ही सिर्फ हम कलेक्ट कर सकते हैं। उनके गेस्चर्स, उनके बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में हम कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर सैम्पलिंग बायस भी हो सकता है, यानी कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एक जगह की सारे लोगों की, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग टेलीफोन में आपको इंटरव्यू नहीं देते हैं। यानी कि आप जब भी किसी को फ़ोन करोगे सर्वे के लिए तो आपको वो आंसर नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग अननोन जो नंबर होता है, अननोन नंबर को रिसीव ही नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पर सैम्पलिंग बायस भी हो सकता है, जहाँ पर आप हर किसी से आंसर नहीं ले सकते हैं। सिर्फ जो लोग आंसर देने के लिए उत्सुक है सिर्फ उनसे ही कलेक्ट कर पाओगे। इस वजह से यहाँ पर सैम्पलिंग बायस हमें देखने को मिल सकता है। फिर है रेस्पॉन्स रेट चैलेंज। यहाँ पर टेलीफोन इंटरव्यू के जरिए लोग इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं करना चाहते हैं, अननोन नंबर के साथ बातें नहीं करना चाहते हैं और फ़ोन के जरिए लोगों को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके से हमें रेस्पॉन्स रेट में भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इंटरव्यू सर्वे के बारे में। अब देखते हैं इंटरनेट सर्वे के बारे में। जब से हमारा इंटरनेट आया है, इंटरनेट ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए इन्फ्लुएंशियल बन चुका है। ज़्यादातर सर्वेस आज के टाइम पर इंटरनेट के ज़रिए ही करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम आज जो ये क्लासेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग इंटरनेट के मदद से ही एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी आजकल लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और इंटरनेट सर्वे के ज़रिए लोग एक दूसरे से रेस्पॉन्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब में देखोगे कि यूट्यूब में बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, सर्वे के लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और वहाँ पर आप लोगों को रेस्पॉन्स अपना देना पड़ता है। इसी तरीके से अलग अलग वेबसाइट्स में अगर आप जाओगे वहाँ पर डिफरेंट तरीके का सर्वे के लिए चीज़ें दी जाती है। अब ये जो इंटरनेट सर्वे है, मेनली दो तरीके का इंटरनेट सर्वे हमें देखने को मिलता है। एक है ईमेल सर्वे, जहाँ पर आपके ईमेल में लोग कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, आपको फिलअप करके वहाँ पर ईमेल के ज़रिए ही रेस्पॉन्स करना है। और दूसरा है वेब पेज बेस्ड सर्वे, जहाँ पर जब भी आप इंटरनेट ओपन करोगे, कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दी जाती है। वहाँ पर आप अगर रेस्पॉन्स करोगे तो ये डायरेक्टली रेस्पोंडेंट के पास पहुँच जाता है। ये दोनों तरीके से हमारा इंटरनेट सर्वे हो सकता है। अब इंटरनेट सर्वे का बहुत सारे एडवांटेजेस है। यहाँ पर रीच वाइड है, यानी कि बहुत दूर दूर तक लोगों तक हम पहुँच सकते हैं। जिनके पास भी इंटरनेट का एक्सेस है उन तक हम ये इंटरनेट सर्वे के ज़रिए लोगों तक पहुँच सकते हैं। रिमोट एरिया, कोई गांव हो गया, कोई शहर हो, किसी भी जगह तक हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं और लोगों से रेस्पॉन्ड कलेक्ट कर सकते हैं।
और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर इंटरनेट सर्वे करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रिंटिंग का कॉस्ट जो होता है वो भी कम हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए करा जाता है। इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और ये जो डाटा कलेक्शन है बहुत ही क्विक डाटा कलेक्शन होता है। जैसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज में आप लोगों को क्वेश्चन दोगे, वो लोग रेस्पॉन्स करेंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू में भी आप एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करोगे, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट सर्वे में इस तरीके का चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर रेस्पॉन्स बहुत क्विकली होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन भेजा जाता है, आप जब आंसर फिलअप करके भेज दोगे तभी जो भी इंटरव्यू है उनका पास पहुँच जाएगा। अब इंटरनेट सर्वे का भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे हमें सैम्पलिंग बायस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेट हर जगह पर नहीं पहुंच चुका है। यानी कि जो भी लोग हैं हर किसी के पास इंटरनेट नहीं है, और जिनके पास इंटरनेट है वो भी रेस्पॉन्स करने के लिए हर कोई इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं होता है। आप अगर कोई सर्वे देखोगे, आपके कोई वेबसाइट पे सर्वे देखोगे तो जनरली हम लोग इसको स्किप करके चले जाते हैं, इनको इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। यूट्यूब में भी जब एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हमें कोई सर्वे पूछा जाता है तब भी हम इसको स्किप करके चले आते हैं। इस वजह से यहाँ पर सैम्पलिंग बायस का भी चांसेस है। यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आप किन किन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा रहे हो। जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनसे आप लोग किस तरीके से डाटा कलेक्ट करोगे। यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, जो लोग हैं वो किस तरीके का रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आप कौन लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर यहाँ पर लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिवनेस भी देखा जाता है, क्योंकि इंटरनेट हर किसी के पास नहीं होता है, और जिसके पास है वो भी कितना रेस्पॉन्स करेगा, कितना सही तरीके से सही ढंग से रेस्पॉन्स करेगा, ये भी बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है। इस वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलते हैं इंटरनेट सर्वे में। अब देखते हैं आखिरी जो हमारा सर्वे इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो विजुअली कलेक्ट किया जाता है, यानी कि लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है उनके नेचुरल स्ट्रक्चर में। यहाँ पर बहुत बार इस चीज़ को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है। जो भी ऑब्जर्वर है उसको अच्छी तरीके से देखता है, विजुअलाइज करते हैं, और वहाँ पर लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक एक्शन को देखते हैं और इसके द्वारा डाटा को कलेक्ट करते हैं। यानी कि किसी भी एक स्ट्रक्चर को जब ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया जाता है तब इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। और ये जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है ये सर्वे रिसर्च में बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि हमें एक टाइम पर ज्यादा लोगों को हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ज्यादा लोगों को। ये मेनली देखा जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे केसेस है जहां पर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है सर्वे रिसर्च में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो भी रिसर्चर है वो डायरेक्टली लोगों को ऑब्जर्व करेगा। वहां पर क्वेश्चन पूछने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनका चलन किस तरीके का है, उनका कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें सिर्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व करने की बात है। यहाँ पर रियल टाइम में हमें उनके बिहेवियर पैटर्न के बारे में पता चलता है, उनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो डाटा होता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, यानी कि यहाँ पर हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। यहाँ पर जो भी रेस्पोंडेंट है उसको भी रेस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और कोई भी पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, जो भी रिसर्चर है वो डायरेक्टली ऑन टाइम एक रियल टाइम में लोगों को ऑब्जर्व करता है। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलता है, यानी कि वो कॉन्टेक्स्ट कैसा है, वो लोग कौन सी जगह पर रह रहे हैं, उनके आसपास कौन लोग हैं, ये सारे सिचुएशन हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में एनालाइज कर सकते हैं। बाकी सारे जो रिसर्च के सर्वे रिसर्च के
इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर ये सारे चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जो हमें एक इन डेप्थ और भी डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है उनके एनवायरनमेंट के रिलेटेड, उनका कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड, और वहाँ पर डाटा किस तरीके का है ये भी हमें बेहतर तरीके से पता चलता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अगर एडवांटेजेस भी होंगे तो डिसएडवांटेज भी थोड़ा बहुत होंगे। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है वो है ऑब्जर्वर बायस। जो भी इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। वो लोगों को किस तरीके से देख रहा है, जिस ग्रुप को वो स्टडी कर रहा है उसको वो ग्रुप को देखने का नज़रिया क्या है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, अगर हम किसी ट्राइब को स्टडी कर रहे हैं और अगर कोई एक हाई एजुकेटेड कोई पर्सन है और वो एक ब्राह्मण क्लास से बिलोंग करता है, तो वो उन लोगों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखेगा, उनको थोड़ा माइनर तरीके से देखेगा, उनको डिसएडवांटेज सेक्शन की तरह देखेगा। लेकिन अगर कोई एक इंसान उन्हीं के लोगों के बीच में से है, कोई एक और एक ट्राइब का एक इंसान वो भी इस तरीके का सिचुएशन में रह चुका है, तब उसको पता चलेगा कि उनका सिचुएशन किस तरीके का है। इस वजह से ऑब्जर्वर बायस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो किस तरीके का सोच रख रहा है दूसरे लोगों की प्रति। यहाँ पर लिमिटेड जनरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम अगर एक सेटिंग में किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो इसको हम दूसरे सेटिंग में इस डाटा को यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक ट्राइब से डाटा को कलेक्ट करते हैं तो दूसरे ट्राइब के लिए ये सारी चीज़ें हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, शहर के लोगों के लिए ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये लिमिटेड जनरलाइजिबिलिटी है। फिर यहाँ पर एथिकल कंसीडरेशन भी हमें देखने को मिलता है। जो भी ऑब्जर्वर है वो लोगों के प्राइवेट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, वहाँ पर जो जिन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है उनके सेंसिटिविटी को किस तरीके से बचाए रखता है, उनका अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो किस तरीके से देखता है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करता है। यहाँ पर एथिकल कंसीडरेशन यानी कि जो भी लोग इसमें जुड़े हैं रिसर्च में, जिनको भी देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उनको कोई हानि ना पहुँचे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। इसी को हम बेसिकली एथिकल कंसीडरेशन कहते हैं, यानी कि जो भी रेस्पोंडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। ये डाटा अगर डिस्क्लोज होगा बाद में, ये रिसर्च अगर कंप्लीट होगी, तब लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी को एथिकल कंसीडरेशन कहा जाता है। और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें एथिकल कंसीडरेशन को भी ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर हमने आज के क्लास में सर्वे इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग टाइप्स, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत सारे नोट्स भी है, आप लोग थोड़ा नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में आंसर करने में मदद होगी। अगर आप इग्नू का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सर्वे इंस्ट्रूमेंट से। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।